प्रस्ताव शब्द सुन थाडियस के मन में शंका ने जन्म ले लिया। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी क्लियोपैट्रा को तंबू से धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन तभी क्लियोपैट्रा ने पूरे होशो हवास में सीजर के सामने अपना प्रस्ताव रखा। आप एक महान योद्धा हैं और एक महान सेनापति भी, पर हर लड़ाई खून की नदियां बहाकर नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां अपने दुश्मन के दिमाग को पढ़कर भी जीती जा सकती हैं। यकीन मानिए मेरा, ये प्रस्ताव मानकर आपको खेद नहीं। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही थाडियस चिढ़ते हुए सीजर से बोला, सेनापति, ये बस आपका समय जाया कर रही है। ये वक्त पहेलियां बुझाकर ज्ञान बांटने का नहीं बल्कि कदम बढ़ाने का है। मैं अभी सेना की टुकड़ी तैयार करने के लिए आदेश दे देता हूँ। उसे इतना तीव्र होते देख सीजर उस पर एक टेढ़ी नजर डालते हुए बोला, युद्ध कला की पहली नीति है थाडियस, समय के 3 हिस्सों को नीति में और 1 हिस्से को कुशलता में बांट दो। तुमसे बेहतर ये बात कौन जानता है भला? फिर वो क्लियोपैट्रा की ओर देखकर बोला, और आप मोहतरमा, हम नकार नहीं सकते कि कुछ पल के लिए आपके मुंह से निकले इतिहास के कुछ पन्नों को सुन हम आपसे प्रभावित हो गए थे, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। हमें किसी जंग या बहस को जीतने के लिए किसी महिला की या उसके प्रस्ताव की जरूरत नहीं। दुश्मन कोई भी हो और कहीं का भी हो, हम अकेले फतेह करने के लिए काफी हैं। बेहतर यही होगा कि आप वापस अपने तंबू में जाएं और जब तक हो सके खुली हवा में सांस ले लें, क्योंकि कभी ये छिन जाएंगी, इसका कोई भरोसा नहीं। सीजर की बात सुन थाडियस का लटका हुआ मुंह वापस गर्व से खिल गया। कहीं न कहीं उसे अपने सेनापति पर यकीन था कि वो क्लियोपैट्रा का कोई भी बेकार प्रस्ताव यूं ही नहीं मानेंगे। अभी तक माथे पर शिकन लिए थाडियस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सीजर से छुपकर अपनी एक भौं ऊपर करते हुए चतुर मुस्कान के साथ क्लियोपैट्रा से मन ही मन बोला, अब अंदाजा लगेगा इस झूठी महारानी को इसकी औकात का। सीजर के इस जवाब से क्लियोपैट्रा थोड़ी बेचैन हो गई। वो सोचने लगी, हे ईश्वर, सुबह सुबह ही आपने सीजर की ये परेशानी बताकर मुझे आगे बढ़ने का संकेत दिया और अब आप ही इसे मुझसे छीन रहे हैं। आपका निर्णय कुछ भी हो सीजर, पर मैं तो ये मौका नहीं छोड़ने वाली। वो सीजर की ओर देख जज्बाती होते हुए बोली, यकीन नहीं होता कि ये आप कह रहे हैं। तो असल बात ये है कि आपको मेरी काबिलियत पर शक नहीं है। आपको शक है कि कहीं कोई औरत कुछ पल के लिए ही सही आपकी मार्गदर्शक ना बन जाए। अगर मेरे एक विचार से, एक उपाय से आपका अहंकार आप पर हावी हो जाता है, तो ये सेनापति हक की लड़ाई कैसे लड़ता है? कैसे वो एक 13 साल की मासूम लड़की को खुद की रक्षा करने के लिए कहता है? क्या इतना छोटा है उसका ईमान कि सिर्फ एक औरत की जरा सी सलाह मानकर अगर कुछ बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है तो भी आपके लिए उसकी बात ना सुन अपना नुकसान करवा लेना ठीक रहेगा? आप तो सेनापति हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जो सैनिक आपके लिए, रोम के लिए लड़ रहे हैं, उनके घर वाले हर दिन राह देखते हैं। इसके बावजूद आप ऐसी जंग लड़ना चाहते हैं जिससे बचा जा सकता है। क्या आपको उनकी जान की परवाह नहीं? सीजर ने क्लियोपैट्रा को इतना जज्बाती होते आज तक कभी नहीं देखा था, तब भी नहीं जब रोम की भरी सभा में उस पर कड़ी सजा का ऐलान किया गया था। उधर गोबर पर पैर पड़ जाने के कारण टॉलेमी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी चीख सुन वहां खड़ा हर कोई कांप गया। उसने जैसे ही घोड़ों को सजा देने के लिए चाबुक खींचा, पोथाइनस खुद एक पल के लिए सहम गया। उसने सोचा, ये भी अभी ही होना था। अब ये दोबारा बच्चे की तरह जिद करेंगे कि गंदे जूतों में कहीं नहीं जाऊंगा मैं। पोथाइनस ने टॉलेमी के सामने आकर उसे शांत करने की कोशिश की। टॉलेमी ने अपना चाबुक तो रोक लिया, पर गहरी सांस लेते हुए ऊंची आवाज में बोल पड़ा, वापस मुड़ जाओ सब। मैं ये गंदे घिनौने जूते पहनकर कहीं नहीं जाऊंगा और इस बेअकल घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। उसने गोबर से अपना पैर निकाल रास्ते के किनारे एक नौकर को बुलाकर उसे हाथ से जूता निकालकर बाहर फेंकने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही नौकर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। ये क्या? अगर घोड़े पर नहीं बैठेंगे तो वापस भी कैसे जा पाएंगे? हद है। पोथाइनस ने खुद में ही बोलकर अपने माथे पर हाथ पीट लिया। फिर वो इधर उधर देख सोचते हुए बोला,
कुछ तो करना होगा। अगर आज ये अपनी प्रजा से नहीं मिले तो प्रजा का गुस्सा कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात आग की तरह फैलेगी और आर्सिनोई का महारानी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, जिससे मैं न तो सिर्फ अपने राजकीय ओहदे से बल्कि आर्सिनोई के साथ हुए सौदे से भी हाथ धो बैठूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। टॉलेमी ने गुस्से में उस नौकर को लात मारकर भगा दिया। तभी पोथाइनस न जाने कहां से एक जोड़ी नए चमचमाते हुए जूते उसके पैरों के पास रखकर बोला, महाराज, आपके लिए ये अलग से रखा था, खास अरबिया से मंगवाए थे। सोचा था जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब दूंगा, ताकि लोगों की नजर हमेशा आपके पैरों पर ही रहे। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी इसे पहन लीजिए। ये सुन टॉलेमी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसने फिर से नौकर को बुलाया और उसे पैरों में जूते पहनाने को कहा। पोथाइनस भी राहत के साथ आगे बोला, महाराज, आप मेरा घोड़ा ले लीजिए। आपको तो पता ही नहीं, मेरा घोड़ा अब तक बहुत देशों में घूम कर आ चुका है। नक्शे के साथ साथ उसे नजाकत भी बखूबी आती है। लोग महाराज का इंतजार कर रहे हैं। अगर इस तरह आप जाने से इनकार कर देंगे तो लोगों के बीच आपकी गलत छवि बनेगी, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते ना। वहाँ तंबू में खड़े सीजर को उसकी बातें कड़वी नीम की तरह लग रही थीं। महिलाओं को लेकर बताई गई सोच सीजर की असली सोच से बिल्कुल उल्टी थी, जिसकी वजह से ये बात सीधा सीजर के दिल पर जा लगी। कुछ पल शांत रहने के बाद वो बोला, ठीक है, अपना प्रस्ताव बताओ। अगर सही लगा तभी मंजूरी मिलेगी, नहीं तो बिना बोले यहाँ से निकल जाना। सीजर को बात सुनने के लिए राजी देख क्लियोपैट्रा को हौसला मिला। उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आया। वो सीजर के पीछे खड़ी हो टेढ़ी मुस्कान के साथ थाडियस को घूरते हुए बोली, जो राजा इतने सालों से नीति बनाकर अपनी फौज के साथ आप पर वार करने आया है, उसे बेवकूफ समझना हमारी भूल होगी। अचानक सीजर को क्लियोपैट्रा की बात गंभीरता से सुनते देख थाडियस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे पता था कि क्लियोपैट्रा तेज तर्रार है, इसलिए उसे डर था कि अगर सीजर ने उस पर यकीन कर लिया तो कहीं ये रोम पर भारी न पड़ जाए। ये सब सोच थाडियस हड़बड़ाते हुए सीजर से बोला, सेनापति, ये तो मुझे और आपको भी पता है, तभी तो हम तय नहीं कर पा रहे कि एक ही फौज की टुकड़ी को कहाँ लेकर जाएं। क्लियोपैट्रा को इस वक्त थाडियस के मन से अपने लिए जलन की बू आ रही थी। वो थाडियस को नजरअंदाज करते हुए सीजर के करीब आकर बोली, अगर उस राजा के सामने हमारी सेना का खड़े होना इतना ही प्रत्यक्ष है तो क्यों ना इस भ्रम को तोड़ हम उसे ही अपने पास बुला लें। थाडियस गुस्से से तिलमिला रहा था। उसे पहली बार ऐसा लगा कि सेनापति उसकी ना सुनकर किसी और की सुन रहे हैं। सीजर ने क्लियोपैट्रा को बात पूरी करने का इशारा किया तो वो आगे आते हुए बोली, सेनापति जी, इससे पहले कि वो सेना लेकर उनके इलाके में हमसे जंग लड़े, हमें उन्हें अपने इलाके में रोक उनसे बात करनी चाहिए। हमारे इलाके में वो चाहकर भी हम पर हमला करने की बेवकूफी नहीं करेंगे। और वो ऐसा कौन सा अपना इलाका है? सीजर ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा तो क्लियोपैट्रा उसकी आंखों में आंखें डाल मुस्कुराते हुए बोली, गॉल। सुना है वो उत्तरी देशों को लांघते हुए वापस अपने राज्य में आ रहे हैं। अगर हम उनके सीधे रास्ते की रुकावट बन जाएं, तो उन्हें टेढ़े रास्ते को अपनाते हुए गॉल से गुजरकर जाना ही पड़ेगा। और गॉल में तो हमारी सेना है ही, तो अगर जंग की आशंकाएं भी हुई तो आपको यहाँ से इस छावनी की टुकड़ी को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। और रही बात इसकी कि उन्हें गॉल में रोका कैसे जाए, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरे कुछ खास लोग हैं जिन्हें ये करने में बेहद खुशी होगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मुझे तलवार की नोक पर ले चलिए। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, बस अपनी आंख और कान पर भरोसा करने की जरूरत है। और फिर भी मुझ पर संदेह हो तो उसी वक्त मेरा सर कलम कर दीजिएगा। क्लियोपैट्रा ने एक ही सांस में अपनी बात कह डाली। सीजर को विचार करता देख थाडियस झुंझलाने लगा। इस कम उम्र में देश से निकाली गई बच्ची को क्या लगता है कि ये तख्त के लिए अपने पिता का खून कर सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है।
इसे पता भी है हमारे सेनापति इसकी दुगनी उम्र के हैं, तो उनका तजुर्बा भी दुगना है। ये उनको सिखाएगी कि क्या करना है, और इसकी हिम्मत कैसे हुई गैलिक सेना को हम करके संबोधित करने की। ये सोचते हुए थाडियस दांत पीसता हुआ सीजर से बोला, हरगिज नहीं सेनापति, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। इतने महत्वपूर्ण समय में मैं आपको इस गद्दार औरत की बातों में नहीं आने दूंगा। सीजर दोनों की बातें सुनकर विडंबना में पड़ गया कि अब वो क्या करे। बहुत समझाने के बाद किसी तरह टॉलेमी फिर से बाजार जाने के लिए तैयार हो गया था। जिस तरह टॉलेमी के लिए बाजार का मंजर नया और अजीब था, उसी तरह बाजार के लोगों के लिए भी ऐसे सजे सवरे घुड़सवारों को देखना अजीब था। रास्ते में लगी एक छोटी सी गुमटी का मालिक बोला, ये कौन है जो इस तरह घोड़े पर सवार हमारे बाजार में आ टपके हैं? इन्हें क्या लगता है ये यहाँ से खजाना लेकर जाएंगे? हाँ? उसके बगल में बैठे सब्जी वाले ने भी गौर करके कहा, अरे तुम भी ना, इनको देख के साफ पता चल रहा है कि ये कोई विदेशी है। वरना इन्हें पता होता कि इस बाजार की हालत लुटे हुए घर जितनी बदतर है तो ये कभी यहाँ कदम भी नहीं रखते हैं। इनमें से एक भी व्यक्ति अपने देश के महाराज को पहचान तक नहीं पाया था। इतने में बीच बाजार में पहुंच दो सिपाहियों ने चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया, सुनिए सुनिए, अपनी प्रजा से मिलने इस वक्त आप सभी के सामने इजिप्ट के महाराज टॉलेमी 13वां थियोस फिलोप्टर पधार रहे हैं। अपने तहे दिल से उनका स्वागत कीजिए। उम्मीद थी कि ऐलान होते ही लोग टॉलेमी की इस महान पहल को देख तालियों से उसका स्वागत करेंगे, पर यहाँ तो उल्टा घोर सन्नाटा छा गया था। सैनिक ने ऐसी शांति देख दोबारा ऐलान किया, हमें पता है कि आप सब खुशी के मारे दंग हो गए हैं, इसलिए महाराज अब खुद आप लोगों के लिए 2 शब्द कहेंगे। ये सुनते ही टॉलेमी दांत दिखाते हुए हवा में हाथों को लहरा बाजार के बीच जाकर खड़ा हो गया। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आज आप सभी से मिलने आया हूँ। मुझे पता है आप सभी मुझे बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहते हैं, मेरी तारीफ करना चाहते हैं। वो सब मैं सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, पर उससे पहले मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मैंने सोचा था ये जगह काफी खूबसूरत होगी, रंग बिरंगी चीजें रखी होंगी, पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ तो अजीब तरह की बदबू आ रही है। क्या आप लोग नहाते नहीं हैं? क्या इजिप्ट में नील नदी होने के बावजूद पानी की कमी है? मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं आज ये आदेश देता हूँ कि अब से कोई भी अगर इस बाजार में आएगा तो नहा कर आएगा, नहीं तो उसे दंड के चलते 2 सिक्के जमा करने होंगे, और साथ ही यहाँ दिखने वाली गंदी जगहों को दीवार खड़ी कर बंद करवा दिया जाए। मैं ऐसी गंदगी देखने में कोई। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, बाजार की भीड़ में गुस्से और विद्रोह की भावना उभरने लगी। उनमें से एक छोटा बच्चा आंखों में आक्रोश लिए भीड़ को चीरता हुआ टॉलेमी की तरफ आया और उस पर टमाटरों की बरसात करने लगा। टमाटर की मार पड़ते ही टॉलेमी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये देख पोथाइनस ने तो हार ही मान ली। वो अपना मुंह छुपाते हुए बोला, अब तो गए काम से। काफी सोच विचार के बाद सीजर गहरी सांस लेकर बोला, थाडियस, जब तक मैं वापस आऊं सेना की बागडोर तुम संभालोगे। ये सुनकर थाडियस एकदम से चौंक गया और गंभीरता से बोला, सेनापति, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये हमारी मदद कैसे कर पाएगी। क्लियोपैट्रा को पहले से भनक थी कि थाडियस ऐसा सवाल जरूर उठाएगा, इसलिए वो तुरंत जवाब में बोल पड़ी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ श्रीमान सलाहकार, पर क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि जैसा आप सोच रहे हैं वो राजा वैसा ही वार करने की सोच रहा है? मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने सेनापति के ऊपर तो भरोसा कीजिए। अगर उन्हें मेरी नीति में थोड़ी सी भी जीत की संभावना नजर आती है तो क्या आप इस बात से खुश नहीं होंगे? मैंने तो सुना था रोम का झंडा बहुत ही सुंदर है। क्लियोपैट्रा एक नजर उन दोनों पर डाल वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, आपको बाकी की बातों पर भरोसा नहीं, ठीक है, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि अगर कोई मुझे इजिप्ट तक सम्मान के साथ पहुंचा सकता है
मेरे ऊपर लगे कलंक को मिटा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेनापति हैं। ऐसे में उनकी जान की रक्षा मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मुझे अपनी जान की है। इस बात से तो सीजर भी इनकार करने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिर उसे अब तक तो पता चल ही गया था कि क्लियोपैट्रा इरादों की मजबूत है। सीजर क्लियोपैट्रा को तंज कसते हुए बोला, मैंने तो सोचा था कि इजिप्ट की रानी बनना बस तुम्हारी एक जिद होगी। खैर, निकलने की तैयारी करो, अभी इसी वक्त। ये बोल सीजर सीधा तंबू से बाहर की ओर निकल गया। उसके जाते ही क्लियोपैट्रा हाथों में हाथ डाल टेढ़ी मुस्कान के साथ थाडियस को देखने लगी और थाडियस उसे देख मुंह बनाते हुए भागा भागा सीजर के पीछे चल दिया। सेनापति, आप बहुत गलत कर रहे हैं उस औरत पर भरोसा करके। वो किसी से कुछ भी करवा सकती है। सेनापति, अपने सलाहकार की तो बात सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं इतनी? थाडियस यूं तो इस वक्त दुनिया के महान योद्धा सीजर का सलाहकार था, पर आज जो परिस्थिति उसके सामने आ खड़ी हुई थी वो उसके लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। वो किसी बच्चे की तरह हांफते हांफते अपनी बातों को रख सीजर को रोकना चाहता था, पर उसका पासा उसी पर उल्टा पड़ गया। सीजर ने गुस्से से पलटकर उसे देखा, चुप रहने का इशारा किया और बिना आगे कुछ कहे सुने अपने घोड़े के पास चल दिया। थाडियस भी पैर पटकते हुए अपने तंबू में आकर सोचने लगा, सेनापति को उस क्लियोपैट्रा के साथ भेजने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इन सबके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है। सेनापति तो मेरी बात मानने से रहे, लेकिन इसकी योजना को सामने लाने के लिए मुझे कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। जो औरत देश से निकाले जाने के बावजूद वहां से शाही नक्शे की किताब उड़ा ले जाए और सेनापति की छावनी में सैनिकों के रहते हुए वहां चोरी छुपे आ जाए, उसे साधारण औरत समझना सबसे बड़ी भूल होगी। तभी परेशान थाडियस के मन में एक तरकीब सूझी और वो किसी चोर की तरह चेहरे पर दांत निकाले दबे पांव जाकर अपने तंबू के पीछे किसी का इंतजार करने लगा। उसी वक्त एक आदमी मुंह पर नकाब पहनकर वहां आया और अदब से सिर झुकाकर कहने लगा, हुजूर, आपने मुझे याद किया। ये सुनकर थाडियस मुड़ा और उससे बोला, सेनापति सीजर कल एक जरूरी काम के लिए उत्तर की ओर यात्रा पर निकलेंगे। उनके साथ नीली आंखों वाली वो क्लियोपैट्रा भी होगी, जिसकी मुझे पल पल की खबर चाहिए, किसी भी हाल में। याद रहे, कोई चूक होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सेनापति जी की जान का सवाल है। अगर पकड़े गए तो हम में से किसी एक की तो मौत तय है। थाडियस की बात सुनकर जासूस सर झुकाकर बोला, समझ लीजिए कि आपने उनके पीछे अपनी ही 2 आंखें भेज दी हैं। और फिर वहां से निकल गया। थाडियस सोचने लगा, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक औरत के चलते एक सलाहकार अपने ही सेनापति की रक्षा के लिए उनके पीछे जासूस भेज रहा होगा। पर जब उस क्लियोपैट्रा रोम के सेनापति जूलियस सीजर के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए थाडियस उनकी परछाई बनकर साथ तो न जा सका, लेकिन उसने अपने भरोसेमंद जासूस को अपनी आंखें बनाकर उनका पीछा करने के लिए जरूर कह दिया था। थाडियस जब निश्चिंत होकर अपने तंबू में लौटा तो उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तंबू के बाहर खड़े एक सैनिक को बुलाकर कुछ समझाया और उसका इंतजार करने लगा। इसी बहाने आखिरी बार ये और देख लेना कि कहीं वो औरत कोई साजिश तो नहीं रच रही। थोड़ी देर बाद एक सैनिक एक थाल के साथ आया, जिसे लेकर थाडियस सीधा क्लियोपैट्रा के तंबू में जा घुसा। थाडियस को सामने देखकर क्लियोपैट्रा मुस्कुराई और बोली, उम्मीद तो थी एक और बार आपको देखने की, पर लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। कहिए, क्या बात है? थाडियस उसे देख मुंह फेरते हुए बोला, मैं यहाँ बस सेनापति के आदेश का पालन करने आया हूँ। ये सुनकर क्लियोपैट्रा हंसते हुए बोली, बिल्कुल, मैंने कब कहा कि आप यहाँ सैनिकों की बातें सुन मुझे बस निहारने के लिए आए हैं? हाँ? मुझे पता है सीजर के लिए आपकी वफादारी कोई भी सीमा पार कर सकती है। थाडियस क्लियोपैट्रा की बातें सुनकर झेंप गया। वो चोर नजर से तंबू के हर एक कोने को देखकर मन ही मन बोला, बस एक बार मुझे कुछ ऐसा दिख जाए जिससे मेरा शक दूर हो जाए, फिर खेल शुरू होगा बंदर और मदारी का। तभी क्लियोपैट्रा उसकी नजर को भांपते हुए बोली, क्या बात है श्रीमान सलाहकार, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, फिर आप किसे ढूंढ रहे हैं? और ये इस थाल में क्या है?
कहीं आप मेरे जाने के गम में तोहफा तो नहीं ले आए? क्लियोपैट्रा को इस तरह सतर्क देख थाडियस ने जल्दी से अपनी नजरें सीधे उसकी ओर घुमा ली। उसने गुस्से में अपनी भौं सिकोड़ते हुए सैनिकों को इशारे से थाल वहां रखने के लिए कहा और क्लियोपैट्रा से बोल पड़ा, मैं इस कैद खाने जैसे तंबू में क्या ढूंढूंगा भला? तोहफा नहीं, सलीका है। सेनापति ने जंग में जाने के लिए कपड़े भेजे हैं। इस तरह आदिवासियों के कपड़े पहनकर जंग नहीं लड़ी जाती। क्लियोपैट्रा उसकी बात सुन अपने कोमल बदन पर हाथ फेरते हुए बोली, जिसे आप जंग कहते हैं वो मेरे लिए जंग कहाँ? मेरे लिए तो ये एक यादगार सफर होने वाला है, प्यार से भरपूर सफर। इतना कहकर उसने थाल के ऊपर से रेशमी कपड़ा हटाकर देखा तो उसमें जंग के लिए एक महिला योद्धा के कपड़े थे। उसे देख क्लियोपैट्रा की आंखों में जोश और उम्मीद आ गई। उसने उस कपड़े पर एक बार हाथ फेरा और फिर उसे अपने करीब लाकर सूंघते हुए मुस्कुराई। वो खुद ही खुद में बोली, कितने समय बाद इस कपड़े को हाथ लगाया है। और फिर उसे वापस थाल में रख थाडियस से कहा, वैसे सही कहा श्रीमान सलाहकार आपने, प्यार भी एक जंग ही है। इस जंग से तो कोई नहीं बच सका। थाडियस को अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा था जिससे इस बात का पुख्ता सबूत मिल सके कि उसने अपने जासूस को क्लियोपैट्रा पर निगाह रखने के लिए बोलकर गलती नहीं की। पर जैसे ही वो वहां से निकलने को हुआ, उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख गुस्से में मुट्ठी भींच कर जा रहे थाडियस के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो जाते जाते खुद से बोला, देखा, मुझ पर शक करना सेनापति को कितना भारी पड़ सकता था। अब देखता हूं समय आने पर ये कैसे खुद को बचा पाती है। बड़ी आई भोली भाली राजकुमारी। कुछ समय बाद जब सीजर अपने तंबू से बाहर निकला तो क्लियोपैट्रा को पहले से वहां देखकर चौंक गया। इसी बीच थाडियस भी वहां आ पहुंचा। उसने तिरछी नजरों से देखा कि क्लियोपैट्रा जंग के कपड़े पहनकर आई थी। सीजर बिना उसकी ओर देखे घोड़े को सहलाते हुए बोला, तुम्हें हमारे साथ चलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। सोच लो, रास्ता उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रही हो। क्लियोपैट्रा अपने घोड़े पर बैठकर बोली, ये बात तो मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन मैंने इजिप्ट छोड़ा था। और वैसे भी जब रोम का सेनापति साथ हो तो डर मुझे नहीं, इन रास्तों को होना चाहिए। इतना भरोसा तो कर ही सकते हो ना? क्लियोपैट्रा की बातें सुनकर सीजर ने एक नजर उस पर डाली और फिर अपने घोड़े पर चढ़ गया। थाडियस भौएं तान कर सोच रहा था, एक अकेली औरत जो अपने देश से दूर दूसरे देश की छावनी में रह रही हो, उस पर भला सेनापति कैसे शक नहीं कर रहे। अगर मैंने फिर से इसकी सच्चाई सबके सामने रखनी चाही तो कोई मुझ पर शायद विश्वास ही नहीं करेगा, लेकिन सही समय आने पर मुझे ही इसके मुंह से इसकी सच्चाई निकलवानी पड़ेगी। फिलहाल इस पर नजर रखकर सिर्फ इंतजार करना होगा। घोड़े की लगाम हाथों में लेकर लाव लश्कर के साथ सीजर और क्लियोपैट्रा समस्या को सुलझाने निकल गए और थाडियस खाली हाथ लिए उन्हें जाते हुए बस देखता रह गया। मुश्किल से 2-3 मील चलने के बाद अचानक क्लियोपैट्रा के घोड़े का रुख सीजर की सैन्य छावनी की ओर मुड़ गया। ये देखकर सीजर ने तुरंत अपने घोड़े पर लगाम लगा उसे क्लियोपैट्रा के घोड़े के सामने खड़ा कर दिया। वो आंखें तरेर कर बोल पड़ा, बस इतने में ही तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई? छावनी में तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्लियोपैट्रा सीजर के तानों को समझ गई थी। वो गंभीरता से बोली, मैं अब भी अपनी हिम्मत पर कायम हूँ। कुछ ऐसा है जो मैं छावनी में ही छोड़ आई, उसके बिना हमारा आगे जाना व्यर्थ है। सीजर ये सुन चौंक गया। भला ऐसा क्या है जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिसे तुम छावनी में छोड़ आई हो? क्लियोपैट्रा ने सीजर को घूरते हुए कहा, शाही किताब। ये सुन न जाने क्यों सीजर हंस पड़ा। तुमने हमें बेवकूफ समझा है जो हम वो किताब पूरे सफर में किसी खिलौने की तरह तुम्हें पकड़ा देंगे? अगर किताब ही लानी होती तो तुम्हें क्यों लेकर आते? सीजर को क्लियोपैट्रा पर जरा सा भी यकीन नहीं था।
वो मन ही मन सोचने लगा, इसे क्या लगा कि मैं पूरी तरह से इस पर विश्वास कर लूंगा। थाडियस मेरा सलाहकार तब से है जब इसे घोड़े पर बैठना भी नहीं आता था। और फिर अपने घोड़े को वापस रास्ते पर घुमा आगे बढ़ने लगा। क्लियोपैट्रा अभी भी वहीं की वहीं खड़ी थी। जब सीजर ने महसूस किया कि क्लियोपैट्रा तो पीछे आ ही नहीं रही है, तो उसने अपने घोड़े को भी रोक लिया। उसके रुकते ही पीछे से एक जोर की आवाज आई। आपको क्या लगता है आप उस किताब के बिना मध्य पूर्व के सबसे कठिन रास्ते को यूं ही पार कर लेंगे? सीजर ने गहरी लंबी सांस ली और वापस मुड़कर जोरदार आवाज में बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस किताब को अपने हाथों में बिना किसी मकसद के पकड़ने वाली हो? तुम भूल रही हो क्लियोपैट्रा कि तुम यहाँ हमारे साथ हो क्योंकि हमारी मर्जी है। तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रही, और अब जब तुमने अपनी जुबान दे ही दी है तो अब तुम्हारे पास हमारे साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है आपको थाडियस पर बेहद भरोसा है, लेकिन आपने मेरी नीति पर थोड़ा सा तो भरोसा किया ही है, तो मुझ में कुछ तो बात होगी। अगर इतनी बड़ी जंग को अपनी मुट्ठी में लेना है तो बेकार में रास्ते भर ठोकर खाने का क्या फायदा? मौत के मुंह में जाने से अच्छा है कि हम वो किताब ले जाएं, ताकि आसानी से हम ये सफर तय कर सके और अपने लक्ष्य को पा सके। क्लियोपैट्रा ने सीजर से परेशान होते हुए कहा, लेकिन सीजर अपने फैसले से टस से मस होने को राजी नहीं था। वो बोला, अच्छी कोशिश थी, पर किसी काम की नहीं थी। तुम्हें वापस जाना है ना, तो तुम्हारे पास अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, लेकिन याद रहे, तुम्हारे वापस छावनी में पहुंचते ही थाडियस उस किताब को तुम्हारी आंखों के सामने जला देगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये सुन क्लियोपैट्रा की धड़कनें एक पल के लिए मानो रुक ही गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर क्या करे। उसके दोनों तरफ खाई ही थी। उधर इजिप्ट के बीच बाजार में टॉलेमी के साथ जो हुआ वो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। अभी भी वो अपने कमरे में डरा सहमा बैठा था। उसके मन में राजपाट छिन जाने के डर को आर्सेनोई भांप चुकी थी। वो टॉलेमी की हालत देखकर मन ही मन सोचने लगी, यानी लोहा अभी गर्म है, यही वक्त है उस पर चोट करने का। आर्सेनोई जल्दी से पानी का ग्लास लेकर टॉलेमी के कमरे के बाहर तक पहुंची और अपने चेहरे पर परेशानी भरे भाव लाते हुए उसके पास जाकर उसे नम आंखों से देखने लगी। मैं जानती हूँ कि इजिप्ट की जनता ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपने महाराज, अपने अन्नदाता के साथ ऐसा कोई करता है क्या? लेकिन आप ही सोचिए, बिना महारानी के क्या कोई महाराज हो सकता है? इजिप्ट के लोगों का मन विचलित होना भी स्वाभाविक है। वो हमारी प्रजा है। जिस तरह एक राजा को प्रजा की चिंता होती है, उसी तरह प्रजा भी राजा का ही भला चाहती है। टॉलेमी का ध्यान जब आर्सेनोई की उलझी हुई बातों पर गया तो उसने गुस्से में ग्लास एक तरफ फेंकते हुए कहा, यह कैसी जनता है जो अपने अन्नदाता का अपमान कर उसका भला चाहती है? उसका ये रूप देखकर एक पल के लिए आर्सेनोई डर ही गई। उसने टॉलेमी के पैर पकड़ लिए। दूर खड़े पोथाइनस का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये महारानी क्या कर रही है? हद ही हो गई। कहीं ये कुछ सोच कर तो नहीं आई है। आर्सेनोई को पैर पकड़े देख टॉलेमी ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया और बोला, तुम्हारे मनाने से मैं नहीं मानने वाला आर्सेनोई। इन लोगों को क्या लगता है कि अगर एक महाराज के पास महारानी नहीं है तो क्या वो नामर्द हो जाएगा? अब क्या इनके कहने न कहने से मेरा राजपाट चलेगा? आर्सेनोई टॉलेमी का पैर पकड़ आंसू बहाते हुए बोली, नहीं महाराज नहीं। उन भूखे नंगों की क्या बिसात जो आपको बताएं कि क्या करना है। पर उनकी ना सही,
इस वक्त अपनी बहन की तो सुन लीजिए, जो हर रात इस डर के साथ सोती है कि कहीं रोम कल को आपका सर कलम कर देगा तो मेरा क्या होगा। मैंने आज तक आपको कभी खुलकर नहीं बताया कि मैं आपको अपने लिए चिंता में नहीं देख सकती महाराज। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ संभालने की, लेकिन कहाँ आपकी तेज बुद्धि और कहाँ मैं महाराज, जो बिना दासी के अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल सकती। उसके लिए अपने भाई को खो देने से ज्यादा डर और क्या हो सकता है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि पूरा महल जानता है इस वक्त इजिप्ट की राजगद्दी पर रोम नाम की तलवार लटक रही है, लेकिन आपके बाद कौन? ये सब सुन टॉलेमी के मन में उठ रहे तरह तरह के तूफान मानो थम से गए। उसने भावुक होते हुए आर्सेनोई को अपने पैरों से उठाकर अपने पास बैठाया और सवालिया नजरों से देखते हुए उससे पूछा, मेरे बाद आप कहना क्या चाह रही हैं? खुल के कहिए। आर्सेनोई अपने आंसू पोंछकर टॉलेमी से अपनी नजरें हटाते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता कि मैं किस बारे में आपसे बात कर रही हूँ? अब आप इतने छोटे नहीं रहे कि ये सब भी आपको बताना पड़े। आप एक मर्द हैं, पूरे इजिप्ट के कर्ता धर्ता है। अगर कल को आपकी गोद में एक उत्तराधिकारी की किलकारियां नहीं गूंजेगी तो लोग आपको किस नजर से देखेंगे? उत्तराधिकारी ना होने का मतलब समझते हैं आप? दुश्मनों का आतंक, जंग का ऐलान, मौत का खतरा और सबसे बड़ी बात गद्दी छिन जाने का डर। ये बोल एक बार फिर आर्सेनोई जोर जोर से रोने लगी। आर्सेनोई को इस तरह रोते बिलखते देख टॉलेमी की शांत धड़कनों में फिर से हलचल सी मच गई। अब लगा सही जगह हथौड़ा। ये सोच आर्सेनोई टॉलेमी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ? आपको मेरी बातें भले ही कड़वी लग रही हो, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं हूं जो आपके दिल का हाल आपसे बेहतर समझ सकती है। कुछ सोचने के बाद टॉलेमी ने अपनी बढ़ती सांसों को संभालते हुए हिम्मत बटोर कर कहा, शायद तुम सही कह रही हो आर्सेनोई। ऐसा लग रहा था टॉलेमी के पास ये सारी बातें समझने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। अभी तक हुए हादसे के चलते परेशान होते उसका बदन टूटने लगा था। आर्सेनोई उसके बाल सहला ही रही थी कि परेशान टॉलेमी को कब नींद ने घेर लिया उसे पता ही नहीं चला। वो धीमी आवाज में किसी बच्चे की तरह लगभग सोते हुए बोला, मैं महारानी जरूर लाऊंगा और अगला उत्तराधिकारी भी होगा आर्सेनोई। तुम देखना महारानी। और यही कहते कहते वो सो गया। आर्सेनोई टॉलेमी का सर अपनी गोद में रखे हुए मन ही मन बोली, यकीन नहीं होता, इसे समझ आ ही गया। आखिरकार इतने बरसों का मेरा ख्वाब अब पूरा होगा। ये सोचकर उसका चेहरा एकदम खिल गया। वहीं दूसरी तरफ सीजर क्लियोपैट्रा को दोनों विकल्पों के साथ वहीं छोड़ आगे बढ़ गया था। इस वक्त क्लियोपैट्रा के पास सीजर के साथ आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। वो समझ गई थी कि सीजर उसे ऐसे कहीं जाने नहीं देगा, और वो किताब सिर्फ उसके लिए ही नहीं, न जाने आगे आने वाले कितनी पीढ़ियों के लिए जरूरी थी। उसे दांव पर लगाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने अपने घोड़े को एक चाबुक मारा और हवा की रफ्तार के साथ बिना समय गवाए सीजर के पीछे पीछे चल दी।
सीजर ने जब उसके आने की आहट को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कभी कभी तो झूठ एकदम काम कर जाता है। अब देखते हैं कितना दम है इजिप्ट की मिट्टी में। क्लियोपैट्रा के साथ आते ही सीजर हंसते हुए बोला, तो कैसे जाना है आगे? कुछ दिन पहले हमने सुना था कि किसी को उस किताब की क्या पूरी जानकारी है। ये सुन क्लियोपैट्रा चिढ़ते हुए बोली, आप अभी भी मेरी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे का सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा सेनापति। अच्छा, आप है ना हमारे साथ हमारी मार्गदर्शक। सीजर क्लियोपैट्रा का मजाक उड़ाते हुए बोला। क्लियोपैट्रा ने गुस्से में अपने चाबुक को कसकर पकड़ा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसे किसी और घोड़े की आवाज सुनाई दी। उस घुड़सवार ने पास आते ही घोड़े पर अचानक लगाम लगाते हुए तेज आवाज में कहा, राजकुमारी क्लियोपैट्रा। ये सुनकर सीजर और क्लियोपैट्रा पुकारने वाले को देखने के लिए पीछे मुड़े। पीछे मुड़कर क्लियोपैट्रा ने जिसे देखा सीजर और क्लियोपैट्रा दोनों ही दंग रह गए जब अचानक एक घुड़सवार सामने आ उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके मुंह से राजकुमारी क्लियोपैट्रा सुन सीजर सवालिया नजरों से क्लियोपैट्रा को देखने लगा। उसकी शक की निगाह इस तरह देख क्लियोपैट्रा भी थोड़ा बेचैन हो गई। न जाने कौन है ये, आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। वो सामने खड़े उस अजीब से आदमी को देख जायजा लेने लगी। भूरे घुंघराले बाल, एक जोड़ी कपड़ा और साथ में लबादा। ये तो कहीं से भी इजिप्ट का नागरिक नहीं लग रहा। कहीं महल में से ही तो किसी ने नहीं भेजा है, पर किसने भेजा होगा इसे? कहीं अजीजा ने तो? वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ही वो आदमी बोल पड़ा, राजकुमारी, मैं आपके महल से आया हूं। ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ अजीजा अब हमारे बीच नहीं रही। आपके इजिप्ट से जाने के बाद उनका दिल कमजोर पड़ने लगा था। बीमारी के चलते वो आपके जाने का दुख सह न सकी और फिर मैं उनके लिए ही काम करता था। उनके गुजर जाने से पहले उन्होंने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। मेरे पास आपके लिए उनका एक अंतिम संदेश है। ये बोलते बोलते वो थोड़ा उदास हो गया। ये सुन सीजर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये तो न जाने कौन है। वो तो नहीं जो मैं सोच रहा था, लेकिन ये बोल क्या रहा है? क्लियोपैट्रा पहले तो कुछ पल के लिए उसे एकटक देखती रही और फिर भावुक होते हुए गंभीरता से बोली, तुम्हारे पास इस खबर की सच्चाई का क्या सबूत है? वो आदमी सीजर के सामने हिचकिचाते हुए अपनी बात रखने लगा। पर राजकुमारी, ये कोई ऐसी बात नहीं जो सबके सामने की जा सके। ये कहते हुए उसने एक ऐसी चीज निकाली जिसे देखकर क्लियोपैट्रा दंग रह गई। इधर आर्सेनोई इजिप्ट के महल में खुद पर इतराते हुए टॉलेमी के कक्ष की ओर जा रही थी। महल की नक्काशीदार दीवारों पर हाथ फेरती गुनगुनाती हुई वो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी, मेरी राह का सबसे बड़ा कांटा क्लियोपैट्रा अब तक धूल में मिल चुकी होगी और टॉलेमी को भी समझ आ गया होगा कि मुझसे अच्छी महारानी उसे और कहीं नहीं मिलेगी। और सांप के जहर का कांटा एक बार बच भी जाए, लेकिन मेरे वार से बचना नामुमकिन है। महल की दीवारों पर लगे चमचमाते शीशे में अपना अक्स देख आज उसे अपनी सुंदरता और दिमाग पर नाज हो रहा था। तभी टॉलेमी का कमरा आ गया। टॉलेमी को अपने बिस्तर पर लेटा देख आर्सेनोई बल खाती हिरनी की तरह उसके सामने आई और उसके हाथों को थाम कर पूछने लगी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर, टॉलेमी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ये देख कि टॉलेमी शांत हो चुका है, आर्सेनोई मौके का फायदा उठाते हुए उत्सुकता के साथ बोली,
महाराज, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिसे देखकर आपको बहुत खुशी होगी। आप शाम को मुख्य कक्ष में आ जाइएगा। आप आएंगे ना? मेरे लिए कुछ खास? अरे वाह, आर्सेनोई मेरा कितना ख्याल रखती है। ये सोच टॉलेमी उत्सुक होकर बोला, हाँ, मैं जरूर आऊंगा। इसी के साथ आर्सेनोई अपनी योजना के बारे में सोचते हुए वापस चली गई। उसके जाते ही टॉलेमी मखमली बिस्तर पर लेट गया और दायां हाथ सर पर रख आंखें मूंद कर सपने देखने लगा। कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। आज आर्सेनोई ने दिल खुश कर दिया। फिर आंखों को बंद रखे हुए ही उसने एक जोर की आवाज लगाई, अभी के अभी पोथाइनेस को यहाँ बुलाओ। इधर क्लियोपैट्रा के सामने वो आदमी हाथ में अजीजा की सुनहरी पायल निकाल उसे दूर से ही दिखाते हुए बोला, ये तोहफा और उनका एक निजी संदेश। ये देख क्लियोपैट्रा का मन पसीज उठा। उसकी आंखें नम हो गई। ये नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मुझ पर लगे इस दाग ने मुझे मेरी माँ से अंतिम बार मिलने से भी रोक लिया। निजी संदेश के बारे में सुनकर सीजर शक भरी नजरों से दोनों को देखते हुए बोला, जो संदेश देना है यहीं दो, मेरे सामने। ये सुन क्लियोपैट्रा बौखला गई। वो सीजर की ओर हैरानी से देखते हुए बोली, अभी तक आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, उसके बाद भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नाटक की भी एक सीमा होती है क्लियोपैट्रा। रोम से लेकर इजिप्ट तक हर कोई ये जानता है कि ऑलीड्स की पत्नी यानी तुम्हारी माँ की एक भयानक बीमारी से बचपन में ही मौत हो गई थी। सीजर ने क्लियोपैट्रा से अकड़ कर कहा। सीजर के इन शब्दों को सुन क्लियोपैट्रा भड़क गई। वो अपनी लाल हो रही आंखों में आंसू लिए सीजर को देखते हुए बोली, खबरदार, जो आपने एक भी बार मेरी माँ के अस्तित्व पर संदेह किया तो जरूरी नहीं कि माँ बस उसी को कहा जाए जिसने बस जन्म दिया हो। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देती है। हाँ, मेरी सगी माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी, पर मेरी दाई माँ ने मुझे उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मेरे लिए सब कुछ है और आज मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ उनकी बदौलत। ये सुन सीजर कुछ कह पाता उससे पहले ही क्लियोपैट्रा आगे बोल पड़ी, इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं आप कि आपको एक बेटी को उसकी माँ की आखिरी निशानी से अलग कर उन दोनों के बीच का आखिरी समय छीनकर सुकून मिलेगा। इस वक्त मेरे और मेरी मरी हुई माँ के बीच दखल देने का हक आपको नहीं है। ये किसी देश पर आक्रमण करने का या वहाँ की सत्ता हथियाने की बात नहीं है। ये माँ बेटी के पवित्र रिश्ते की बात है जिस पर शक करके आप खुद को ही छोटा साबित कर रहे हैं। क्या इतना छोटा दिल है आपका? हाँ? भला एक बूढ़ी माँ का संदेश आप जैसे महापुरुष का क्या बिगाड़ सकता है? क्लियोपैट्रा के मुंह से एक बार में इतना सब कुछ सुन सीजर चौंक गया। उसे लगा कि शायद क्लियोपैट्रा को सच में उसकी बात बुरी लग गई। अपने चेहरे पर साफ झलक रही शर्मिंदगी को छुपाकर उसने अपना मुंह दूसरी ओर करते हुए सख्त लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे हमारी नजरें तुम दोनों पर ही हैं। कमाल है, यकीन नहीं होता राजकुमारी इतनी जल्दी मान गई। बस इतना सा ही काम था। क्रिस्टोस भावुक क्लियोपैट्रा के बारे में मन ही मन सोचने लगा। तभी क्लियोपैट्रा अपने घोड़े से उतर सीजर की ओर देखते हुए बोली, मेरे इस तरह के बर्ताव के लिए माफ कीजिएगा। मैं भी आई। धीमी आवाज में माफी मांगते हुए क्लियोपैट्रा मौके की तलाश में उस आदमी के साथ थोड़ी दूर किनारे पर आ गई। अपने मन में चल रहे ख्यालों को परे रखकर क्लियोपैट्रा भावुक होकर क्रिस्टोस से कहने लगी, काफी दिनों बाद इजिप्ट से ऐसा कोई आया है जिससे मिलकर मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती।
तुम नहीं जानते कि दाई माँ की ये पायल देकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। क्रेस्टोस क्लियोपैट्रा को इस तरह भावुक होते हुए देख कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या राजकुमारी इतने नाजुक मिजाज की है? मैं तो बेकार ही परेशान हो रहा था। न जाने फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेजा। वो क्लियोपैट्रा के हाथ में पायल देते हुए बोला, ये आपके लिए ही है। दरअसल वो मैं आपको महल ले जाने। क्रेस्टोस अपनी बात पूरी करता, इतने में उसने देखा कि क्लियोपैट्रा ने रोते रोते पायल के साथ साथ उसका हाथ पकड़ उसकी कलाई की सबसे नाजुक नस दबा दी। ये आप क्या कर रही हैं महारानी? क्रेस्टोस हैरान हो गया कि उसके साथ आखिर ये क्या हो रहा है। उधर पोथाइनस कुछ जरूरी बात करने आर्सेनोई के कमरे की ओर जाने लगा। तभी एक सैनिक वहां आकर बोला, महाराज ने आपको अपने कमरे में बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। पोथाइनस सोचने लगा, इस समय महाराज को क्या जरूरी काम हो सकता है? वो जब महाराज टॉलेमी के कक्ष में गया तो देखा कि टॉलेमी अपने बिस्तर पर आंख बंद कर लेटे हुए मुस्कुरा रहा है। वो उसके नजदीक जाकर बोला, महाराज आपने मुझे बुलाया? ये सुनकर अपनी खामोशी तोड़ते हुए टॉलेमी बोला, मैं आर्सेनोई को एक बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। ये सुन पोथाइनस के चेहरे पर खुशी झलक गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो अपने हाथ मलते हुए लालसा भरी नजरों से टॉलेमी को देखकर बोला, क्या महाराज आप राजकुमारी को क्या देना चाहते हैं? टॉलेमी करवट बदल पोथाइनस की ओर खुशी से देखते हुए बोला, आज तक आर्सेनोई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अब हम उन्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसे देख उसके होश उड़ जाएं। और वो क्या महाराज? स्वयंवर, टॉलेमी ने पूरे जोश के साथ कहा। ये सुन पोथाइनस को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो चौंक कर बोला, क्या स्वयंवर? चेहरे पर हल्की लालिमा लिए टॉलेमी बोला, हाँ, मुझे आर्सेनोई की बात मान लेनी चाहिए। अब इस महाराज को अपनी महारानी की तलाश है, ऐसी महारानी जो सुंदरता में क्लियोपैट्रा को भी पीछे छोड़ दे और जो एक महाराज को खुश करने की सारी अदाएं बखूबी जानती हो। तो आज से आप राजकुमारियों का चयन करेंगे और पूरा कार्यक्रम हमारी आर्सेनोई की देखरेख में होना चाहिए। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी कोई उठा सकता है। पोथाइनस टॉलेमी की बात सुनकर सोचने लगा, उधर राजकुमारी आर्सेनोई खुली आंखों से महारानी बनने का ख्वाब देख रही हैं और यहाँ महाराज टॉलेमी बंद आंखों से भी उसमें महारानी जैसे कोई लक्षण देखने को तैयार नहीं। इस वक्त पोथाइनस के पास कोई चारा नहीं था। वो सिर झुकाकर बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। ये बोल पोथाइनस ने जाते जाते अपने माथे पर हाथ पीटते हुए कहा, ये क्या अनर्थ हो गया, अब क्या करूं? दूर खड़ा सीजर भी क्लियोपैट्रा और क्रेस्टोस को देख मन ही मन बड़बड़ाया, इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता, बात बात पर भावुक हो जाना तो इनकी फितरत है। तभी क्लियोपैट्रा अपने दांत पीसते हुए क्रेस्टोस से बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मारने आओगे और इतनी आसानी से कामयाब भी हो जाओगे? हाँ। इतने में दर्द की वजह से क्रेस्टोस के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन फिर भी वो बोला, ये महारानी अब क्या कर रही हैं? मैं आपको मारने कैसे? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। कोई भी संदेश वाहक अपने लबादे के पीछे खंजर छिपाकर नहीं लाता। दूर से क्लियोपैट्रा को देख लग रहा था मानो वो अभी भी क्रेस्टोस से अपना दुखड़ा गा रही हो। अब तक तो दर्द से क्रेस्टोस की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्लियोपैट्रा इस तरह उसका गिरेबान पकड़कर सच्चाई निकलवाने लग जाएगी।
उसकी आंखें सीजर को ऐसी लग रही थी जैसे वो खुद भी अजीजा के जाने का गम गले से नीचे नहीं उतार पा रहा हो। महारानी, ऐसा मत कीजिए, सच कह रहा हूँ, मैं आपको मारने नहीं आया था। क्रेस्टोस गिड़गिड़ाते हुए बोला तो क्लियोपैट्रा उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए धमकी देने लगी। यानी तुम किसी खास मकसद से तो आए थे? अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे तुम्हारा सर काटने के लिए इस खंजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जानते हो उधर जो हट्टा कट्टा शख्स हम दोनों के इंतजार में खड़ा है, उसके लिए गद्दार की नाक और शेर की खाल ना के बराबर है। तो बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? क्लियोपैट्रा की बात सुनकर उस जासूस क्रेस्टोस को दिन में ही तारे नजर आ गए। वो समझ गया था कि अब झूठ बोलना यानी अपनी बलि चढ़ाना। अगर उसका ये सिर्फ एकमात्र मकसद होता तो शायद वो आज इस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देता, पर उसकी सबसे बड़ी कीमती चीज तो पहले से ही दांव पर लगी हुई थी। वो उसे याद कर क्लियोपैट्रा के नाटक में साथ देते हुए बोला, महारानी, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। उन्होंने मेरी बीवी को बंदी बना लिया है। उसे दिन में बस एक बार खाना देते हैं और कई दिनों से उसने उगता सूरज तो क्या, रोशनी की एक किरण भी नहीं देखी है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। अगर महारानी आर्सेनोई ने मेरी बीवी को बंदी नहीं बनाया होता तो मैं ऐसी घिनौनी हरकत अपने सपने में भी कभी ना करता। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगा। क्लियोपैट्रा को उसकी बात में सच्चाई नजर आई। क्लियोपैट्रा विनम्र भाव से बोली, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे यहाँ मार पाओगे? ऐसे तुम्हारी बेवकूफी समझो या नादानी। खैर, क्रेस्टोस अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे बताने लगा, राजकुमारी क्लियोपैट्रा, मैं आपको मारने नहीं बल्कि आपको किसी तरह महल ले जाने आया था। महारानी आर्सेनोई ने कहा कि अगर मैं आप तक ये संदेश ले जाऊं कि आपके निकाले जाने के गम में अजीजा जी खुदा को प्यारी हो गई और वो अपनी आखिरी सांस लेने से पहले आपके लिए एक संदेश और निशानी छोड़कर गई हैं, तो आप भावुक होकर महल तक उनका सामान ले जाने जरूर आएंगी। लेकिन आपको तो पहले से ही पता था कि अजीजा की मौत हो चुकी है। ये कैसे राजकुमारी? क्लियोपैट्रा ने उसे अपनी आंखों से इशारा किया और अपने पैर पड़ने को कहा, जिसे देख क्रेस्टोस रोते रोते उसके पैरों पर झुक उसके सामने हाथ जोड़ने लगा। ये देख सीजर लंबी सांस लेते हुए खुद से ही बोल पड़ा, कैसी बला है ये इजिप्ट, और यहाँ के लोग कहीं रोते रोते दूसरी नील नदी न बहा दे। उधर क्लियोपैट्रा क्रेस्टोस को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए बोली, क्रेस्टोस यानी ग्रीस से हो। तुम जानते हो मेरी ये नीली आंखें मुझे मेरे पूर्वजों से ही मिली है, वो भी ग्रीस से ही थे। अब अगर सच में अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो इन्हीं नीली आंखों में आंखें डाल हमारे पूर्वजों की सौगंध खाकर कहो कि अब जैसा मैं कहूंगी तुम ठीक वैसा ही करोगे। क्रेस्टोस को क्लियोपैट्रा की बातों में उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो सोचने लगा, अगर जान ही देनी है तो क्यों ना अपनी पत्नी को बचाते हुए इसे कुर्बान कर दिया जाए। अगर साथ ही देना है तो उस सन की राजकुमारी का क्यों, वसीयत के हिसाब से इस असली महारानी का क्यों नहीं। वैसे भी जिस तरह के हालात इजिप्ट में हैं, मेरी आने वाली पीढ़ी ये सब ना ही देखे तो अच्छा। दूर खड़ा सीजर क्लियोपैट्रा और जासूस के बीच चल रही इस लंबी बातचीत को देख कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर जैसे ही उसने क्लियोपैट्रा को उस आदमी के गले लगते देखा तो संकोच में उसका मुंह खुद ब खुद दूसरी ओर मुड़। क्लियोपैट्रा सीजर को ठीक अपने मुंह के पास खड़ा देख दंग रह गई। उसे लगा कि कहीं उसका खेल यहीं तो खत्म नहीं होने वाला है। अचानक उसका गला सूखने लगा और पैर भी जड़ हो गए। लेकिन हड़बड़ाहट में जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाली थी, सीजर ने उसे घूरकर तंज कसते हुए कहा, अब आप यहीं खड़ी रहकर बस अपनी दाई माँ को याद करती रहेंगी या तूफान के आने से पहले यहाँ से निकलने का कष्ट भी करेंगी? ये सुन क्लियोपैट्रा ने राहत की सांस ली।
उसकी भौचक्की आंखें अब सुकून से पलके झपकाते हुए सामने खड़े अपने घोड़े को देख रही थी। बस मैं, आप सही कह रहे हैं, हमें जल्दी निकलना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ बोले बिना वो सीधा अपने घोड़े की ओर चल दी। सीजर ने आसपास एक नजर घुमाई तो उसके मन में ख्याल आया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। और इसी के साथ वो भी अपने घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ने आगे का सफर तय करना शुरू कर दिया। काफी दूर तक हवा से तेज अपने घोड़े दौड़ाने के बाद सीजर की नजर ख्यालों में खोई हुई क्लियोपैट्रा पर गई। एक बार तो सीजर का मन हुआ कि वो क्लियोपैट्रा से सीधे सवालात कर ले, जो वो बहुत देर से उससे करना चाहता था, पर फिर उसे लगा कि शायद अपनी दाई माँ के गुजर जाने के गम में क्लियोपैट्रा का मन इस तरह बुझा हुआ है। इस वक्त कुछ भी पूछना सही नहीं रहेगा। शाम होने लगी थी, सूरज लगभग ढल चुका था, पर सीजर और क्लियोपैट्रा के बीच की खामोशी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब समय गंवाने का कोई मतलब नहीं, हमें इस शक को दूर करना ही होगा, वरना हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सवाल सीजर को बेचैन किए जा रहा था। आखिरकार उसने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। वो क्लियोपैट्रा के एकदम सामने आकर रुक गया। सीजर को घोड़े से इस तरह हड़बड़ी में उतरते देख क्लियोपैट्रा होश में आ गई। हमें एक जरूरी बात करनी है, सीजर ने क्लियोपैट्रा के पास पहुंचकर शक की निगाहों से उसे देखते हुए कहा। क्लियोपैट्रा भी तपाक से बोल पड़ी, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। दोनों का एक ही वक्त पर ऐसा कुछ खास जाहिर करने की तलब लगना काफी अजीब था, लेकिन सीजर ने क्लियोपैट्रा को अपनी बात पहले कहने का इशारा किया। दरअसल मुझे आपको बताना था कि जो आदमी हमें आज अचानक मिल गया था, वो दाइमा का आदमी नहीं, बल्कि आर्सेनोई का भेजा हुआ कातिल था। वो मुझे महल ले जाने के बहाने से आया था ताकि वो मेरी बेगुनाही साबित होने से पहले ही मुझे मार सके। क्लियोपैट्रा को लगा कि ये सुनने के बाद तो सीजर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और हैरानी से उनके कदम लड़खड़ा जाएंगे। अगर इन्होंने उस वक्त मेरी बातें सुन ली होंगी तो जरूर ये सफर खत्म होने के बाद मुझे इसकी सजा देने का मन बना चुके होंगे। अब मेरी सच्चाई ही मुझे बचा सकती है, वो मन ही मन सोचने लगी। पर जैसा क्लियोपैट्रा सोच रही थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। सीजर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और विचलित होकर अपनी बात रखते हुए बोला, हमें शक है कि कोई और हमारा पीछा कर रहा है। ये सुन क्लियोपैट्रा की सांसें कुछ अटक सी गई। क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है? कहीं क्रेस्टोस मुझे धोखा देकर वापस तो नहीं आ गया? शाम को आर्सेनोई महल के मुख्य कक्ष में बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर पहले वहां आए पुथाइनस के चेहरे की बेचैनी भी कम नहीं थी। क्रेस्टोस के इंतजार में दोनों न जाने उस हॉल के कितने चक्कर काट चुके थे। तभी किसी के चलने की आवाज आई, जिसे सुन आर्सेनोई और पुथाइनस दोनों ही झूम उठे। वो दौड़ते हुए उसके पास गई और खुशी से उछलने लगी। बताओ क्रेस्टोस, क्या हुआ? कहाँ है क्लियोपैट्रा? हाँ, ये बोल आर्सेनोई उसके पीछे क्लियोपैट्रा को ढूंढते हुए देखने लगी, लेकिन क्रेस्टोस को अकेला आया देख उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो गुस्से में आग बबूला होते हुए बोली, मैंने पूछा कहाँ है क्लियोपैट्रा? दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्रेस्टोस के हाथ पैर कांपने लगे और वो सर झुकाकर लड़खड़ाती सी आवाज में बोला, महारानी, वो राजकुमारी क्लियोपैट्रा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, आर्सेनोई उसे एक जोर का थप्पड़ देते हुए बोली, राजकुमारी नहीं है वो, देशद्रोही है। क्रेस्टोस रोती सूरत लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरकर धीमी आवाज में बोला, क्लियोपैट्रा को किसी ने बंदी बना लिया है। ये सुन आर्सेनोई को झटका लगा। बंदी बना लिया? मेरे होते हुए कोई और उसे बंदी कैसे बना सकता है? वो अपने चारों ओर देखते हुए बोली, कहीं तुम में से कोई मेरे साथ गंदा खेल तो नहीं खेल रहा? क्लियोपैट्रा सिर्फ मेरी शिकार है, उसे मारने या बंदी बनाने का हक किसी और को नहीं। पुथाइनस भी सोच में पड़ गया। आखिर क्लियोपैट्रा को कौन बंदी बना सकता है और भला क्यों? उधर सीजर के सवाल सुन क्लियोपैट्रा का शक अब डर में तब्दील होता जा रहा था।
पर फिर भी वो अपनी भावनाएं छुपाते हुए बड़े ही साधारण ढंग से बोली, नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? उसके इतना कहते ही थोड़ी दूर झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुछ हलचल हुई हो। दोनों को जैसे ही भनक लगी कि वहां कुछ है, वे दोनों तुरंत सतर्क हो गए। क्लियोपैट्रा पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि तभी सीजर ने उसे डांटते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं, जो भी है उसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमें पता है वो हमारा पीछा कर रहा है। क्लियोपैट्रा ने अपनी नजरें सीधा सीजर पर टिका दी। अब ध्यान से सुनो, हमें यहाँ से जल्द ही निकल गया। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि कोई और भी तुम्हारी जान का दुश्मन बन बैठा है? ये सुन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गुजरते हुए क्लियोपैट्रा, वाह क्या बात है, आखिरकार वो होने ही वाला है जो मैं चाहती थी। जो आर्सेनोई अभी तक भयानक रूप में क्रिस्टोस को देख तिलमिला रही थी, उसी के गाल अब शर्म से लाल हुए जा रहे थे। मैं इजिप्ट की महारानी और अपनी पत्नी के चयन के लिए स्वयंवर रचाने की घोषणा करता हूँ, जिसका पूरा इंतजाम आपकी देखरेख और अगुवाई में किया जाएगा, ताकि आने वाला कल जब इजिप्ट की सबसे सुंदर और बेमिसाल महारानी को देखे, तो महारानी के साथ साथ इजिप्ट आपको भी याद करे। ये सुन आर्सेनोई का मुंह खुला का खुला रह गया। टॉलेमी हंसते हुए बोला, पता है आपको लग रहा होगा कि टॉलेमी अचानक इतना दयावान कैसे हो गया। पर यकीन मानिए, अगर आप मुझे उस दिन वो सब कुछ नहीं समझाती, तो आज मैं उत्तराधिकारी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जितना आपने मेरे लिए किया है, उसके सामने ये मेरी तरफ से आपके लिए बस एक छोटी सी भेंट है। टॉलेमी की एक एक बात आर्सेनोई के दिल पर नश्तर चला रही थी। वो इस वक्त चाहकर भी अपना दुख जाहिर नहीं कर पा रही थी। आर्सेनोई मन ही मन बोली, भला इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? कल तक जिसे ये समझ नहीं थी कि प्रजा की नाराजगी कैसे दूर की जाए, वो आज स्वयंवर की बात कर रहा है। इसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। टॉलेमी एक बार फिर उसके चेहरे को भांपते हुए बोला, आप परेशान ना हो। ना ना ना, माना कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर मुझे पता है कि आपसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। आप चिंता ना करें, पोथाइनस इसमें आपकी पूरी मदद करेगा। फिर वो पोथाइनस की ओर देखकर बोला, आज से ही आप विश्व के हर कोने की सबसे खूबसूरत बेमिसाल राजकुमारियों को स्वयंवर के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले आर्सेनोई उससे कुछ बोल पाती, टॉलेमी खुशी खुशी वहां से वापस अपने कमरे की ओर चला गया और आर्सेनोई बस उसे देखती ही रह गई। आर्सेनोई का रुआंसा मुंह देख पोथाइनस हाथ मलते हुए परेशान होकर सोचने लगा, अब क्या कर सकते हैं? आर्सेनोई तो हर बार अपनी चाल में नाकामयाब नजर आ रही है। ऐसा न हो कि वो खुद तो महारानी न बन पाए, साथ में मुझे भी ले डूबे। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। उधर पथरीले रास्ते में क्लियोपैट्रा के साथ साथ उसका घोड़ा भी विचलित हो उठा। क्लियोपैट्रा अचानक दूसरी तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत बाजुओं ने लपक कर उसकी कलाई थाम ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। क्लियोपैट्रा ने अपने चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए बगल में देखा, जहां सीजर अपने घोड़े पर सवार उसे गिरने से बचा रहा था। यूं तो उसकी नजरें सामने की ओर थी, लेकिन ध्यान पूरी तरह क्लियोपैट्रा की कलाई पर था। ये देखकर क्लियोपैट्रा मुस्कुराई और धीमी आवाज में खुद से बोली, भला की खूबसूरत औरत को भला धूल में गिरते कोई सेनापति कैसे देख पाता? सीजर भौएं टेढ़ी कर बोला, बेकार की बातें सोचने से अच्छा है रास्ते पर ध्यान दो, वरना न जाने कितने आदमी दाइमा का संदेश लिए तुम्हारे पीछे लगे होंगे, जो तुम्हें सिर्फ धूल चटाने की सोच रहे होंगे।
ये सुनकर क्लियोपैट्रा चौंक गई और सोचने लगी, यानी सेनापति जी ने मेरी बात सुनी थी? नहीं, अगर सुनी होती तो पहले ही कुछ बोलते, पर इस बात से तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है उन्हें पहले से पता था। वो इसके आगे कुछ सोचती उससे पहले ही सीजर उसका हाथ छोड़ते हुए बोल पड़ा। एक संदेशवाहक जिसके पास खंजर भी था और दाई माँ की पायल भी, उसे मैं क्या समझूं? जाहिर है वो तुम्हें मारने ही आया था, पर सवाल ये है कि उसने मारा क्यों नहीं? क्लियोपैट्रा खुद को वापस घोड़े पर संभालते हुए उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर आगे देखते हुए बोली, आर्सिनोई ने उसकी पत्नी को बंदी बना रखा है, ठीक उसी कारागार में जहां मुझे देश निकाला देने से पहले रखा गया था। मैं चाहती तो उसी दिन भाग सकती थी, लेकिन मेरी तकदीर में भागना नहीं लड़ना लिखा था। लेकिन आज मेरी तकदीर का दूसरा पहलू किसी और के नाम है। तो बस मैंने वही किया जो मैं उस दिन खुद के लिए कर सकती थी, और एक बार फिर अपनी जान बचा ली। ये सुनकर सीजर ने कहा, इतना भावुक होने के बजाय तुम चाहती तो मुझे ये सब बताकर उस आदमी को एक बार में खत्म कर सकती थी। खैर। गंभीर क्लियोपैट्रा अचानक मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैंने आपके बारे में सही ही समझा था। आप हर वक्त तलवार चलाने के बारे में सोचते हैं। गलती आपकी नहीं है। जिसका थाडियस जैसा सलाहकार हो वो भला और सोच भी क्या सकता है। उधर थाडियस के जासूस ने क्लियोपैट्रा और सीजर का पूरे रास्ते भर पीछा कर क्लियोपैट्रा और क्रेस्टोस को मिलते देख लिया था। शाम होते ही हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। जासूस को पता था कि हवा के तेज होने से पहले ही वापस लौट जाने में भलाई है, इसलिए वो पहले ही वापस लौटने का इंतजाम कर चुका था। किसी तरह वो धूल से अपनी आंखों को बचाते हुए कुछ दूर पैदल चलकर अपने घोड़े तक जा पहुंचा। उसे पता था कि आज उसने जो जानकारी इकट्ठा की है वो थाडियस के बहुत काम आने वाली थी। इस वक्त थाडियस के मन में क्लियोपैट्रा को लेकर जो चल रहा था वो उसके लिए या तो एक जीत साबित होने वाली थी या फिर एक नई जंग। जासूस ने खुद को ही शाबाशी देते हुए चैन की सांस ली और एक रौबीली मुस्कान के साथ घोड़े पर सवार होते हुए खुद से बोला, वापस पहुंचकर जब मैं अपने मालिक को बताऊंगा कि आज मैंने क्या देखा, तो वो मुझे मेरे इस बेहतरीन काम का जरूर कोई बड़ा इनाम देंगे। क्लियोपैट्रा, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस तरह अपने जासूसों से मिलोगी और हमारे सेनापति को इतनी आसानी से चकमा दे जाओगी? अब तुम्हारा क्या होगा पता नहीं, पर मेरे तो अब तक थाडियस का जासूस रोम की छावनी की ओर अपने घोड़े को बहुत तेजी से भगा रहा था। अगले दिन सुबह छावनी के अंदर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और फिर सीना चौड़ा करके अपने मालिक को पीछे से आवाज देते हुए बोला, आपकी सेवा में हाजिर हूँ मालिक। अपने तंबू के बाहर खड़ा थाडियस, जो इस वक्त अपने सैनिकों को सुरक्षा से जुड़ी कोई नीति बता रहा था, उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। ये इस वक्त यहाँ कैसे? उसने पलट के देखा तो उसके जासूस के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। थाडियस उसके पास आया और पूछा, अरे तुम आ गए? फिर वो जल्दी से उसे किनारे ले जाते हुए धीमी आवाज में बोला, हाँ, अब बताओ तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए और इतनी खुशी किस बात की है? जासूस ने पूरे गर्व से अपने मालिक को जवाब दिया, आपका शक बिल्कुल सही था। लोगों ने उसे जो भी समझा हो, लेकिन आपकी पैनी निगाहों ने यहीं से भाप लिया कि असली क्लियोपैट्रा कौन है। आपको पता है मैं क्यों इतनी जल्दी लौट आया? छावनी से कुछ दूर जाते ही कोई उससे मिलने आया था, और उससे भी बड़ी बात, सेनापति सीजर ने तो उन्हें मिलने से रोका भी नहीं। काफी रोना धोना कर रहे थे वो लोग, पर बातों के ऊपर बातों की पट्टी डाल रही वो शातिर क्लियोपैट्रा, वो कुछ और ही खिचड़ी बना रही थी। मैंने सुना। ये सुन थाडियस पूरी जिज्ञासा से उत्सुक होकर बोला, ऐसी कौन सी बात थी जो सेनापति न सुन पाए पर तुम्हें सुनाई दे गई? अरे आपका जासूस होने के नाते कुछ तो अलग होगा मुझ में। हालांकि वो दूर खड़े थे, पर शब्द उगलते होठों को किसी किताब की तरह पढ़ सकता हूँ मालिक। जब तक मुझे उनके होंठ दिखाई दे रहे थे तब तक की सारी जानकारी है मेरे पास। ये कहते हुए जासूस आगे बोला,
मालिक, वो किसी को चकमा देने की बात कर रही थी। उसके साथ जो आदमी था वो भी उसे महारानी कहकर बुला रहा था, और तो और कुछ ऐसा भी कह रही थी कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वो भी सेनापति की ओर आंखें मटकाकर। अब आप ही बताइए मालिक, ऐसी बातों का क्या निष्कर्ष निकाला जाए? थाडियस उसके काम की तारीफ कर खुश होते हुए बोला। बहुत खूब, तो फिर आगे क्या हुआ? मुझे पक्की उम्मीद है कि सेनापति सीजर ने क्लियोपैट्रा को उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ने में देर नहीं की होगी। क्यों, ऐसा ही हुआ ना? मैं पहले से ही जानता था कि क्लियोपैट्रा का असली चेहरा सेनापति से तो खास कर ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। इस पर जासूस ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। जासूस की चुप्पी देखकर थाडियस के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। क्या हुआ? तुम्हारे होठों पर ताला क्यों पड़ गया? क्या उसके बाद क्लियोपैट्रा डर के भाग गई? जासूस गर्दन झुकाकर चेहरे पर बिना कोई भाव लाए बोला, नहीं मालिक, क्लियोपैट्रा जब तक उस जासूस से एकांत में बात कर रही थी तब तक सेनापति सीजर की नजरें उन पर थी तो, पर उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दोनों को बंदी बनाकर कोई सजा देने की सोच भी रहे होंगे। ये सुन थाडियस उंगलियां माथे पर फिराते हुए कहने लगा, क्लियोपैट्रा अपने साथी के साथ मिलकर कोई साजिश रच रही थी और सेनापति उन्हें देखते रहे। हे ईश्वर, रोम का भविष्य जिसके हाथों में है वो इतना बेबस कैसे हो गया? मैं नहीं मान सकता कि दुश्मनों को मौत के घाट उतारने वाले सेनापति सीजर की तलवार किसी जहरीली औरत के हुस्न के सामने घुटने टेक देगी। फिर वो दृढ़ता के साथ अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे उनका सलाहकार होने के नाते न तो सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए बल्कि रोम के हित के लिए भी एक ऐसा कदम उठाना होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। दोपहर तक इजिप्ट की धरती नीचे से आग उगल रही थी तो ऊपर तपता सूरज अपने पूरे शबाब पर था। रेगिस्तान में झुलसाने वाली धूप बदन पर चमड़ी को भेदती हुई मानो अंदर तक जलाने को बेताब थी। ऐसे में आदमी तो आदमी, जानवर भी बेहाल था। रेत के टीले के पास सीजर अपनी कमर सीधी करने के लिए रुका तो सामने छांव वाली एक जगह दिखी। वो हाथ से उस ओर इशारा करते हुए क्लियोपैट्रा से बोला, कुछ देर वहां उस तरफ चलकर बैठते हैं। क्लियो इतना कह वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा बस क्लियोपैट्रा का घोड़ा उसे टकटकी लगाए देखे जा रहा था। अब ये कहाँ गायब हो गई? कुछ देर इधर उधर उसे ढूंढने के बाद परेशान सीजर उसकी तलाश में अपनी धारदार तलवार से सूखी घास और बबूल की नोकदार टहनियों का सफाया कर रास्ता बनाते हुए जंगल की ओर बढ़ गया जो वहां से कुछ ही दूरी पर था। तभी अचानक पैरों के नीचे दबती पत्तियों की सरसराहट सुनकर सीजर चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक वो एक जगह रुका और आसपास की हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने लगा। कुछ ही पल में तीखी मुस्कान के साथ सीजर फुर्ती से एक ओर भागा और अपनी तलवार टिका कर बोला, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मेरी तलवार अपने ऊपर काबू न रख पाए। इतनी आसानी से तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। तुम तो मुझे इजिप्ट की सीमा पर ले जाने वाली थी ना, तो फिर अचानक तुम्हारे पैर इस जंगल की ओर क्यों मुड़ गए? जमीन पर गिरे अकाशिया के फूलों और पत्तों को हाथ में लेकर क्लियोपैट्रा बोली, चाल तो कब की कामयाब हो चुकी। लगता है आपसे किसी ने ये नहीं कहा सेनापति सीजर कि अपनी तलवार संभल कर चलाइएगा, नहीं तो ये बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। क्लियोपैट्रा के हाथों में अनोखी धारदार पत्तियों को देखकर सीजर को हैरानी हुई। अपनी तलवार वापस म्यान में रख निश्चिंत होकर वो अकड़ से बोला, तुम्हारा काम सही रास्ता ढूंढकर मुझे मंजिल तक ले जाने का था और तुम यहाँ इन सड़ी गली फूल पत्तियों को चुनने में लगी हो। तुम्हें वक्त की नजाकत और अपने प्रस्ताव का अंदाजा तो है ना? भला ये कैसे हो सकता है कि तुम इजिप्ट से छावनी तक का रास्ता इतनी जल्दी तय कर लो और हमें वापस सरहद तक पहुंचाने में इतना समय लग जाए? क्लियोपैट्रा अपनी हथेली पर रखी पत्तियों को सीजर की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, आपको पता है सेनापति सीजर, ये जो पत्तियां मेरे हाथ में हैं, ये उतनी ही काम की चीज है जितनी मैं। बबूल के ये सदाबहार पेड़ आत्मा की अमरता के प्रतीक है।
इस इलाके में आने वाले हर राहगीर को ये जंगल अपनी ओर खींच लेते हैं। पेड़ों पर अपनी उंगलियां फेरती क्लियोपैट्रा उस जंगल से जुड़ी कहानियां बताती जा रही थी और सीजर उसके इस प्रकृति प्रेम को देख चिढ़ रहा था। अचानक क्लियोपैट्रा रुक गई और तिरछी नजरों से सीजर की ओर देखकर बोली, अब तक आपने युवतियों के जिस्म से आने वाले इत्र की खुशबू का आनंद लिया होगा। कभी इन पत्तियों को भी अपनी खुशबू बिखेरने का मौका दीजिए। सीजर क्लियोपैट्रा की बात सुनकर उसका जवाब देने के बजाय उसे कुंठा से निहारते हुए बोला, गजब औरत है। तभी बबूल के पेड़ से कुछ फूल झड़कर क्लियोपैट्रा के ऊपर गिरने लगे, जो उसके बालों में उलझ गए। सीजर की नजर जब फूलों से सजे क्लियोपैट्रा के लहराते बालों पर गई तो एक पल के लिए उसकी नजरें वहीं की वहीं थम गईं। पर तभी सीजर ने खुद को झंझोड़ कर याद दिलाया, इस वक्त सीमा पर हमारा जल्द से जल्द पहुंचना बेहद जरूरी है और क्लियोपैट्रा यहाँ इस सूखे जंगल के बीच मुझे न जाने किन फूलों का पाठ पढ़ा रही है। क्लियोपैट्रा कुछ फूल और कुछ धारीदार पत्ते चुन चुन कर न जाने उनमें क्या देखते हुए उन्हें इकट्ठा कर अपनी छोटी सी कपड़े की थैली में रखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। सीजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस नाक पर गुस्सा लिए जहां जहां क्लियोपैट्रा जा रही थी वहीं चलता जा रहा था। एक बार फिर जैसे ही क्लियोपैट्रा ने कहा, आप जानते हैं ये फूल, सीजर के सब्र का बांध अचानक टूट गया और वो क्लियोपैट्रा पर बरसते हुए बोला, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? जानती हो अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो छावनी के बाहर हमारा एक कदम रखना भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। अभी तक तो तुम हमें सैनिकों की जान की परवाह करना सिखा रही थी और अब खुद ही उनकी जान की दुश्मन बनी बैठी हो। समय किसी के लिए नहीं रुकता क्लियोपैट्रा, इजिप्ट की महारानी के लिए भी नहीं। इसलिए अब से मैं आगे का रास्ता खुद अकेले तय करूंगा और अगर तुम मेरे नजरों के इर्द गिर्द भी दिखी तो समझ लेना इसी जंगल में तुम्हारी लाश के ऊपर फूल उगाए जाएंगे। क्रेस्टोस ने क्लियोपैट्रा के बंदी बनाए जाने की बात क्या कही, आर्सेनोई जैसे आसमान से धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। रही सही कसर टॉलेमी की नई इच्छा ने पूरी कर दी थी। हालांकि पोथाइनस सब कुछ बिखरने से रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। अजीब जद्दोजहद में फंसा पोथाइनस थके हुए कदमों से आर्सेनोई के कमरे की ओर जाते हुए सोचने लगा, हर बार मंजिल बेहद करीब आकर भी हाथ नहीं आती है। अब इस बात पर यकीन करने को जी करता है कि तकदीर भी कोई चीज होती है। न जाने मेरी तकदीर रूठ गई है या आर्सेनोई के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। इस वक्त आर्सेनोई को शांत करने के लिए उसे कोई असरदार योजना बतानी होगी। आर्सेनोई के कमरे के बाहर खड़े पोथाइनस के माथे पर अंदर जाने के लिए भी बल पड़ रहा था कि तभी उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई दी, दरवाजे पर खड़े होकर ही योजना बताएंगे या अंदर आने का भी इरादा है? आर्सेनोई की इस सादगी की उम्मीद नहीं थी पोथाइनस को। वो अपना चेहरा ऊपर कर हैरानी से बोला, कैसी योजना महारानी? अब हमारे पास महाराज की इच्छा पूरी करने के अलावा बचा ही क्या है? अपने लिए जेवर पसंद करती आर्सेनोई हाथ में लिए सोने के कंगन को नचाते हुए पोथाइनस से बोली, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप इतनी जल्दी हथियार डाल देंगे। पोथाइनस भारी मन से बोला, माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ महारानी। आखिर अब हमारे पास स्वयंवर की तैयारी करने के अलावा और क्या विकल्प है? स्वयंवर की तैयारी करना ही हमारा सबसे बड़ा विकल्प है प्रधानमंत्री जी। आपको जो काम टॉलेमी ने सौंपा है उसे आप बखूबी अंजाम दीजिए। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगी। हथियार डालना मेरा तरीका नहीं। आर्सेनोई उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली तो पोथाइनस उसकी इन उलझी हुई बातों से परेशान हो गया। वो बोल पड़ा, आप मुझे बस इतना बताइए महारानी कि आपको मुझसे क्या उम्मीद है? आर्सेनोई सोने का कंगन पहनते हुए बोली, आप तो मुझे बस ये बताइए कि
स्वयंवर में हिस्सा लेने किस किस को बुला रहे हैं? सीजर को इस तरह गुस्से में गरजते देख क्लियोपैट्रा ने अपनी सांसें रोक ली और बहुत धीमी आवाज में बड़ी मासूमियत से हल्का सा इशारा करते हुए बोली, सेनापति सीजर, ये रहा इजिप्ट। सीजर ने क्लियोपैट्रा के पीछे जब नजरें डाली तो देखा जंगल लगभग खत्म हो चुका था और दूर से ही सुनहरी रेत और पिरामिड के आसपास कुछ मजदूर काम करते साफ नजर आ रहे थे। ये देख सीजर का गुस्से से तिलमिलाता चेहरा सुकून की हवा महसूस करने लगा और म्यान पर रखा उसका हाथ ढीला पड़ गया। क्लियोपैट्रा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आपके सैनिकों की भी चिंता है और आपकी भी, इसलिए आप निश्चिंत होकर इन जंगलों की ठंडी छांव का आनंद लीजिए। आगे आने वाला समय हम दोनों के लिए अप्रत्याशित है। ऐसे में अपने शरीर के साथ साथ अपने मन की सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इतना कह वो इजिप्ट को किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह निहारते हुए अपने बालों में फंसे फूलों को एक एक कर निकालने लगी। सीजर के चेहरे पर कुछ पल के लिए ही सही एक मुस्कान तैर गई थी। दिन रात तलवार, बेड़ियां और मशालों से दो चार होने में वो इस सौंदर्य से अछूता ही रह गया था। क्लियोपैट्रा से नजरें हटाकर वो अपने पीछे फैले इजिप्ट के रेगिस्तान को देखते हुए कुछ सोचने लगा। वो अचानक क्लियोपैट्रा के पास आया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? क्या मुमकिन है? क्लियोपैट्रा ने उस पिरामिड से अपनी नजरें हटाकर सीजर की ओर देखते हुए पूछा। किसी उलझन में फंसे सीजर ने कहा, यही कि हम इस वक्त इजिप्ट की सरहद पर हैं, पर यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद इजिप्ट के अंदर मौजूद हों। क्लियोपैट्रा उसे समझाते हुए बोली, आपका अवलोकन गलत नहीं है। ये इजिप्ट का वो हिस्सा है जहाँ से लोग अक्सर आने से डरते हैं। ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक। तो हम ऐसे रास्ते से जा ही क्यों रहे हैं? तुम तो देश से निकाले जाने के बाद भी कई बार घुसपैठियों की तरह इजिप्ट में दखल कर चुकी हो ना। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो हमें इजिप्ट की दूसरी ओर आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सीजर ने क्लियोपैट्रा को शक की निगाहों से देखते हुए पूछा। क्लियोपैट्रा अपने घोड़े पर वापस सवार होते हुए बोली, आपको मुझ पर अभी भी संदेह है? सीजर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें साथ चल रही क्लियोपैट्रा पर गईं तो उसने देखा कि उसका घोड़ा तो पीछे ही रुक गया था। अभी तक अपनी देश की हवा में सुकून की सांस लेती, खिलखिलाती हुई क्लियोपैट्रा अचानक निराशाजनक भाव लिए नाराज खड़ी थी। सीजर अपने घोड़े का रुख पीछे मोड़ क्लियोपैट्रा के सामने आया और उसे ताना मारते हुए उखड़े अंदाज में कहने लगा, क्या हुआ? आईने की तरह साफ हमारी बातों में तुम्हें अपना अक्स दागदार तो नहीं दिखने लगा? अपने देश से निकाले जाने की सजा को ताक पर रखकर जो औरत शाही किताब लेकर आ सकती है, वो अपने ही घर से गुजरने के लिए 100 रास्ते ढूंढ रही है। यकीन नहीं होता। क्लियोपैट्रा चेहरा उठाकर हिकारत भरी नजरों से सीजर को देखने लगी और बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। यकीन ही तो नहीं हो रहा कि रोम के जिस जाबाज सेनापति के चर्चे देश विदेश में होते हैं, वो कान का इतना कच्चा होगा कि बिना सबूतों के किसी भी अफवाह को सच मानने लगेगा। इजिप्ट के महल वाले मेरे खिलाफ तो थे ही, आपके जैसा राजनेता भी अपने तर्क वितर्क की शक्ति खोकर उन्हीं लोगों जैसा लगने लगा है। अब मैं नहीं, आने वाला वक्त सबको मेरी हकीकत बताएगा। इजिप्ट की महारानी के इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि दूसरों के आईने में अपना अक्स देखना पड़े। क्लियोपैट्रा का मन रूखा हो गया था। वो खींचते हुए तेजी से घोड़े को आगे बढ़ाने लगी और सीजर को पीछे छोड़ आगे जाकर इजिप्ट की सीमा के इस कोने से उस कोने तक एक सरसरी निगाह दौड़ाते हुए तेज आवाज में बोली, इजिप्ट की धरती पर पैर रखने की आपकी बेताबी मैं समझ सकती हूँ, पर एक बात याद रखिएगा सेनापति, बेशक अपनी ही धरती पर आना मेरे लिए बाएं हाथ का नहीं बल्कि बस एक चुटकी का खेल है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि जो इजिप्ट की धरती मेरा खुली बाहों से स्वागत करेगी, जरूरी नहीं कि वो आपको भी वैसे ही अपनाए। यहाँ से आगे जाना मुश्किल नहीं है, आपको साथ लेकर जाना मुश्किल है। जाहिर है कि मेरी इस धरती पर आपकी जान की सुरक्षा मेरे हाथों में है। अब आप ही बताइए, मैं क्या समझूं?
कि रोम के बहादुर शूरवीर सेनापति को अपनी जान की कीमत ही नहीं पता। निडर क्लियोपैट्रा भारी आवाज में सीजर के गुरूर को छेड़ते हुए बोली, और हाँ, अब से आप और मैं साथ साथ चलेंगे। मैं ना सही, कम से कम मेरी परछाई ही आपको थोड़ी ठंडक महसूस करा दे। सुना है इजिप्ट की गर्मी अच्छे अच्छों के सोचने की क्षमता खत्म कर देती है। तो जरा ध्यान से, ये रास्ता काफी रोमांचकारी होने वाला है। क्लियोपैट्रा की बातों ने सीजर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। तभी सीजर को बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई दी जो जोर जोर से नारे लगा रहे थे। रोम को वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। हम लोगों का खाना खाकर मौत का गाना गाना होगा, गाना होगा। रोमन सेना मुर्दाबाद, रोम का राजा मुर्दाबाद। सीजर की आंखों के सामने जो मंजर था, उसे देख उसकी आंखों में खून उतर आया था।